दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाई आई लाइक द हॉस्पिटल, जिसे लिखा है टॉनी होगलैंड ने। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा पूरी पोएम। बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। पोएट कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है कि आपका मूड ख़राब रहे हॉस्पिटल में। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी इन अ बैड मूड इन द हॉस्पिटल। देखो, हॉस्पिटल में इंसान तभी जाता है जब वो बीमार होता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे दुख का माहौल होता है। आपका मूड हमेशा ख़राब रहेगा हॉस्पिटल में। हाँ, अगर डिलीवरी होनी है, बच्चे का जन्म होना है, तो खुशी का माहौल रहेगा, मूड अच्छा रहेगा आपका। लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल जाओगे तो हमेशा मूड ख़राब ही रहेगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि हमें एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन का माहौल होता है चारों तरफ। कोई रो रहा होता है, किसी की डेथ बॉडी जा रही होती है, हर जगह तकलीफ़ बेबसी होती है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाके आपका मूड ख़राब हुआ है तो कोई बात नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ ओके। कोई आपसे हॉस्पिटल में आके ये नहीं पूछेगा कि आपका मूड क्यों ख़राब है, क्योंकि सबको पता है कि हॉस्पिटल में मूड ख़राब ही रहता है। स्लाउचिंग अलॉन्ग थ्रू द अंडरग्राउंड गैराज। स्लाउचिंग का मतलब होता है सर को झुका के चलना। थका हुआ इंसान कमर झुका के जो चलता है, देखो जैसे ये है, पोस्चर बिगड़ा हुआ है इसका बिल्कुल। और जब आपका पोस्चर बिगड़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप निराश हो, परेशान हो, लेज़ी हो, वीकनेस है आपके अंदर। गैराज वो जगह होती है जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया जाता है, और हॉस्पिटल में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बेसमेंट में। तो अक्सर क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अक्सर हॉस्पिटल की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बेसमेंट से होता है। बेसमेंट से शुरुआत होती है, अक्सर आपको बेसमेंट से जाना होता है। तो इस लाइन का मतलब यह है कि लोग सर झुका के, थके हुए, निराश होके बेसमेंट से हॉस्पिटल में जाते हैं। थ्रू द अंडरग्राउंड गैराज का मतलब है कि बेसमेंट से होते हुए जाते हैं। और वो लोग बड़े ही थके हुए होते हैं, उनकी कमर झुकी हुई होती है, मतलब वो निराश होते हैं, परेशान होते हैं। राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स। वर्डलेसली का मतलब है कोई आवाज़ नहीं निकलना, कोई वर्ड नहीं बोलना, कोई बात नहीं करना किसी से भी। अब देखिए, बेसमेंट से आप लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, तो लिफ्ट का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि लोग किस तरह से लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। लोग एकदम चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं करते लिफ्ट में जाते टाइम। और यहाँ पे ध्यान दो आप, लोगों को कहा गया है कस्टमर्स, ग्राहक। और कस्टमर वर्ड सजेस्ट कर रहा है हॉस्पिटल के कमर्शियल एक्सपेक्ट को। आप तो जा रहे हैं हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, ताकि आप ठीक हो जाएं। लेकिन हॉस्पिटल तो इसलिए बनाया गया है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके आपसे। तो आप हॉस्पिटल के कस्टमर्स हो, आप पेशेंट्स नहीं हो, आप हॉस्पिटल के कस्टमर्स हो। हॉस्पिटल ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बेची जा सकें, ऑपरेशंस हो सकें। तभी तो हॉस्पिटल चल पाएगा ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बिकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स उनके पास में आएंगे। तो हॉस्पिटल ये कभी नहीं चाहेगा कि आप तंदुरुस्त रहो, आप हमेशा फिट रहो। हॉस्पिटल ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों, उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, ताकि उनका बिजनेस अच्छी तरह से चल पाए। अगर कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा तो फिर हॉस्पिटल कैसे चलेगा, हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल के कस्टमर्स हैं, वो बिना कुछ बोले लिफ्ट से ऊपर की ओर जाते हैं बेसमेंट से। स्टेयरिंग एट द क्लोज बीच डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल। बीच एक कलर होता है, देखो ऐसा कलर होता है। ये कलर इतना डल होता है ना, इसको देखकर इंसान का मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और पेशेंट्स लिफ्ट के डोर्स पर बीच कलर को घूर घूर के देख रहे हैं। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर घूर के देखना। अब एक तो एटमॉस्फेयर इतना ख़राब है, मूड इतना ख़राब है, और ऊपर से बीच कलर भी देखना पड़ रहा है। लिफ्ट के जो दरवाजे हैं उन पे कलर भी अच्छा नहीं हुएगा। देखो, रंगों का बहुत गहरा असर होता है हमारे ऊपर। जैसे अगर मैंने आपके कमरे में काला रंग कर दिया ना, तो कितना बुरा लगेगा आपको, आपका मन भी नहीं करेगा अपने रूम में जाने का। तो पोएट ने यहाँ पे लिफ्ट को कहा है प्रिजन वॉल। प्रिजन कहते हैं जेल को। अब देखो, मूड आपका वैसे ही ख़राब है, और जब आप एक छोटे से बॉक्स में जाओगे, बॉक्स मतलब लिफ्ट, तो एक छोटे से डब्बे में आप जाओगे तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। वो एक जेल की तरह हो जाएगी आपके लिए। आपको घुटन होगी वहाँ पे, आपका मन करेगा कि मैं इसे तोड़ के किसी खुली जगह में जाऊँ। जब इंसान को घबराहट होती है ना, उसका मन अच्छा नहीं होता, तो वो खुली जगह में जाना चाहता है। लेकिन खुली जगह में जाने के बजाय वो एक बॉक्स में जा रहा है, एक डब्बे में जा रहा है। तो पोएट लिफ्ट के दरवाज़ों को प्रिजन वॉल से कंपेयर कर रहे हैं। I like the hospital for the way it grants permission for pathos.
अब पोएट बताते हैं कि क्यों हॉस्पिटल पसंद है उन्हें। वो कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर आप खुल के अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई इंसान लाइब्रेरी में जाके खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाएगा लाइब्रेरी में, आपको बाहर कर देगा, लोग सोचेंगे कि आप पागल हो गए हैं। आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल सकते हो सब जगह पे। लेकिन अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में ज़ोर ज़ोर से रोएगा तो कोई उसे पागल नहीं समझेगा, कोई इसे जज नहीं करेगा, कोई इससे आके ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे मत रो, बाहर जाके रो। ग्रांट्स परमिशन का मतलब है इजाज़त देता है। इजाज़त देता है पैथोस को। पैथोस का मतलब होता है सैडनेस की फीलिंग को इवोक करना, इमोशनल करना। जैसे मान लो मैंने आपको कोई बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाई, आपको रोना आ गया, तो मैंने उस कहानी में पैथोस का यूज़ किया है। आपको इमोशनल किया है ना, तो पैथोस का यूज़ किया है इमोशनल करने के लिए। अगर आप किसी को हॉस्पिटल में दुख में देखोगे, रोते हुए देखोगे, तो आपको भी सिंपैथी आएगी, सिंपैथी बाहर निकलेगी आपकी भी। अब देखो, पोएट पैथोस के 3 एग्जाम्पल्स देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना आप। 3 एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सामने वाले इंसान को इमोशनल करना, उसकी सिंपैथी को बाहर निकालना। तो पहला एग्जाम्पल है द मदर विथ कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स। सबसे पहला एग्जाम्पल उसने दिया है एक माँ का, माँ जिसको कैंसर हो गया है। अब उसको अपने बच्चों को बताना है कि उसको कैंसर है। आप सोच के देखो कि कितनी इमोशनल सिचुएशन है। माँ तो माँ होती है, उसको इस बात की ज़्यादा चिंता है कि कैसे वो बताएगी अपने बच्चों को। इतनी बड़ी बीमारी में भी उसे अपने बच्चों का ख्याल है कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि बच्चे डिप्रेस हो जाएं, उन्हें कोई नुकसान हो जाए। तो माँ को कैंसर हो गया है और वो नहीं डिसाइड कर पा रही है कि वो अपने बच्चों को कैसे बताएगी। दूसरा एग्जाम्पल है द बाल्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। पोएट कहते हैं एक गंजी लड़की है, बाल्ड का मतलब होता है गंजी, और लड़की गंजी तब होती है जब उसको कैंसर होता है। अब उस लड़की के ब्रेस्ट को निकाल दिया गया है और ब्रेस्ट की जगह पे शंट को लगा दिया गया है। शंट एक सर्जिकल डिवाइस होता है और ये काम आता है बॉडी के फ्लूइड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो गंजी लड़की ये देख रही है कि उसके ब्रेस्ट की जगह पे शंट डिवाइस को लगा दिया गया है। अब देखो, ब्रेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पर फिजिकल लॉस तो है ही उसका, लेकिन साथ साथ में इमोशनल लॉस भी है। पैथोस का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पर पोएट इमोशनल लॉस को बताना चाह रहे हैं उस लड़की के। उसके बाल भी नहीं है, गंजी हो गई है वो, उसकी ब्रेस्ट की जगह पे मशीन लगा दी गई है। द क्राउन इन हर पजामास वॉकिंग विद एन आईवी पोल। क्राउन कहते हैं एक औरत को, नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। जो औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, दिखने में अगली लगती हैं, बदसूरत लगती हैं, उन्हें कहते हैं क्राउन। और आईवी पोल आपने देखा होगा, इस तरह का होता है। इसके ऊपर फ्लूइड्स के बैग्स को टांगा जाता है ताकि वो बॉडी में जा सकें, और इस स्टैंड को ना आप लेके जा सकते हैं कहीं पर भी। तो दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर पोएट ने दिया है एक बूढ़ी औरत का। वो बूढ़ी औरत पजामा पहनी हुई है और वो औरत ना अपने साथ में आईवी पोल को लेके चल रही है। अब ये इमेज दिखा रही है बेबसी को, कमज़ोरी को, लाचारी को। आप इंग्लिश में 2 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। एक है फ्रैलिटी और दूसरा वर्ड है वल्नरेबिलिटी। फ्रैलिटी और वल्नरेबिलिटी, इन दोनों का मतलब होता है जिस्म की कमज़ोरी, नाजुकपन। वो बूढ़ी औरत चाह कर भी ठीक से नहीं चल सकती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गया उनका जिस्म। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं पैथोस के। इसके बाद पोएट कहते हैं आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक। दोस्तों, पोएट अब दोबारा से बताने लग गए हैं कि हॉस्पिटल में उन्हें क्या नहीं पसंद। कहते हैं कि मुझे एंटीसेप्टिक की जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल नहीं पसंद। एंटीसेप्टिक साफ़ सफाई करने के लिए काम में आता है। अगर आपको कोई चोट वोट लग जाएगी तो एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, उसके ऊपर सफाई की जाती है एंटीसेप्टिक से। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर एंटीसेप्टिक की बहुत बुरी स्मेल आती है पूरे हॉस्पिटल में, और वो स्मेल पोएट को बिल्कुल नहीं पसंद। और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट। और जो तेज़ चलता है ना एसी, लो टेम्परेचर पे पूरी रात तेज़ चलता है, एकदम ठंडा कर देता है कमरे को, वो भी बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो पहले ही पेशेंट स्ट्रगल कर रहा होता है, ऊपर से आप एसी इतना तेज़ चला देते हैं हॉस्पिटल में कि और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है पेशेंट को। और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। और जो ताज़े फूल लेके आए जाते हैं पेशेंट्स के लिए, उन फूलों को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। देखो, फूलों को देखकर इंसान का मूड अच्छा होता है, उसको होप मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं फूलों से। लेकिन उन फूलों को हॉस्पिटल में कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, तो कोई भी इमोशंस नहीं है वहाँ पे।
हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ना कि स्टाफ अक्सर बात करते हैं कि उसका 4 नंबर बेड का क्या हुआ, 12 नंबर को इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया, 3 नंबर वाला बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी ना इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है वहाँ पे। ये तीनों चीज़ें पोएट ने बताई कि मुझे नहीं पसंद। पहला है एंटीसेप्टिक की स्मेल, दूसरा है लो टेम्परेचर पर एसी का चलना, अनकंफर्टेबल कर देता है पेशेंट्स को, और तीसरा है फ्लावर्स जो कि वेस्ट बास्केट में डाल दिए जाते हैं, कचरे में डाल दिए जाते हैं। ये तीनों बातें आप लोग याद रखना। But I like the way some people on their plastic chairs break out a notebook and invent a complex scoring system to tally up their days on earth. अब पोएट दोबारा से बताएंगे कि उन्हें क्या पसंद है हॉस्पिटल में। कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि कैसे कुछ लोग प्लास्टिक की चेयर पर बैठ के अपनी मौत के दिनों को गिनते हैं, हिसाब लगाते हैं नोटबुक में कि कितना टाइम रह गया उनकी मौत आने में, और वो काफ़ी मुश्किल से चार्ट बनाते हैं, अपना इन्वेंट करते हैं खुद का चार्ट। उसमें लिखते हैं कि मुझे ये बीमारी है और मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, और मेरी उम्र इतनी है, तो इस हिसाब से मेरे कितने दिन बचे होंगे अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मान लो XYZ बीमारी हो गई, अब XYZ बीमारी में इंसान 2 महीने तक ज़िंदा रह पाता है, तो वो कैलकुलेशन करेंगे कि मेरे 65 ईयर्स एज है, मुझे शुगर भी है, बीपी भी है, और XYZ बीमारी भी हो गई, तो इस हिसाब से शायद मैं 1 महीना ही और ज़िंदा रह पाऊँ। समझ में आ रहा है? जो डेटा होता है ना उनके पास में, उस हिसाब से एक अपना चार्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाते हैं मुश्किल सा, और उसमें वो टैली करते हैं। टैली अप का मतलब है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करते हैं कि मेरे कितने दिन रह गए दुनिया में। द कॉलम ऑन द लेफ्ट डेट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट डेट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट। और वो लोग 2 कॉलम्स को बनाते हैं। लेफ़्ट साइड में वो लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं दुनिया में, क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो कि बेवकूफ़ी भरे थे, क्या क्या गलतियाँ करी हैं उन्होंने ज़िंदगी में। और राइट साइड में वो ये लिखते हैं कि कौन कौन से अच्छे काम किए उन्होंने दुनिया में, क्या क्या सही सही फ़ैसले लिए उन्होंने। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे नहीं है जिसमें कमियां ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, और हम सभी ने बहुत सारी गलतियां करी हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गलती ना करी हो, कोई बेवकूफ़ी ना करी हो। अगर इंसान कोई गलती नहीं करेगा ना, बेवकूफ़ी नहीं करेगा, तो फिर वो इंसान नहीं रहेगा, फिर तो वो फरिश्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि राइट वाला पलड़ा जो है ना, वो हमेशा भारी होना चाहिए, गलतियाँ होनी चाहिए, बेवकूफ़ीपन होना चाहिए, लेकिन जो लेफ़्ट वाला पलड़ा है वो हमेशा हल्का होना चाहिए, मतलब गलतियाँ कम होनी चाहिए। जो अच्छे फ़ैसले हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर गलतियाँ ज़्यादा हो गई, बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा हो गई, तो फिर समझो कि आपका जीवन सही तरह से नहीं बीता, आपने ज़िंदगी सही तरह से नहीं गुजारी। समझ में आ रहा है? अच्छे काम ज़्यादा होने चाहिए और बुरे काम कम होने चाहिए। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग। प्रेरी का मतलब होता है बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पे घास ही घास होती है। 1-2 पेड़ भी होते हैं, देखो इस तरह का होता है ये। और प्रेरी में आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं मिलेगा, बस घास होगी वहाँ पे, थोड़े बहुत पेड़ होंगे। तो प्रेरी से मतलब यहाँ पर है जो वेटिंग एरिया हॉस्पिटल का, जो कि काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पर ना लोनलीनेस है, एम्प्टीनेस है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रेरी में दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता, एम्प्टीनेस होती है, अकेलापन होता है, खालीपन होता है वहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही हॉस्पिटल में जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पे बिल्कुल अकेलापन होता है। लोग तो होते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, एम्प्टीनेस होती है वहाँ पे, खोखलापन होता है। आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं डेसोलेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है ये भी। डेसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन। आप लोग नोट कर सकते हो, द मेटाफर ऑफ अ प्रेरी सजेस्ट अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड डेसोलेशन। अपने आंसर में इस तरह से लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। और अब आप क्योंकि वेटिंग एरिया में अकेले हैं, आपके पास में कोई काम नहीं करने को, तो आप अपने आप से बातें करते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्या मैंने ज़िंदगी ठीक से बिताई है या नहीं बिताई। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो इस तरह के थॉट्स बहुत आते हैं आपको। इंसान दुनिया से अलग हो जाता है। करियर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, पैसा, मटेरियलिज्म, इन सब को साइड में रख के ना आप ये सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी कैसे बिताई, ज़िंदगी अच्छी थी या बुरी थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स्ड इंटीमेसी।
फोर्स्ड इंटीमेसी का मतलब है कि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको खुद ब खुद ऐसे थॉट्स आएंगे, फोर्सफुली ऐसे थॉट्स आएंगे कि मैंने सही से ज़िंदगी को गुजारा या नहीं गुजारा। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, फोर्सफुली ऐसे थॉट्स आएंगे आपको। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप स्कूल में होते हो ना, तो हमेशा आपके माइंड में चल रहा होता है कि कैसे मैं टॉप करूँ क्लास में, अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, एग्ज़ाम आने वाला है, असाइनमेंट पूरा करना है। दोस्तों के साथ में होगे तो मौज मस्ती करते रहोगे। लेकिन जब कोई इंसान वेटिंग रूम में होता है ना, बैठा हुआ अकेला, तो उसके पास में कुछ और होता ही नहीं है करने को। ना उसको ऑफिस का असाइनमेंट पूरा करना होता है, ना कोई डेडलाइन होती है, ना कोई होमवर्क होता है, ना कोई करियर होता है, ना मौज मस्ती होती है, कुछ भी नहीं होता उसके पास में। अकेला होता है वो, और सिर्फ वो ये सोचता है कि मैंने ज़िंदगी सही से बिताई या नहीं बिताई, क्या मैं गॉड को मुंह दिखाने लायक भी हूँ या नहीं। Each sick person standing in the middle of a field, like a tree wondering what happened to the forest. और हर एक बीमार इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। जैसे मैंने आपको परेरी में दिखाया था ना, परेरी में बहुत बड़ी फील्ड होती है और अकेला पेड़ खड़ा होता है वहाँ पे। तो वो पेड़ ये सोच रहा है कि जंगल को क्या हुआ, मतलब बाकी जो लोग थे, बाकी के जो पेड़ थे, उनको क्या हो गया, वो कहाँ पे चले गए। मैं समझाता हूँ आपको, रुको। मान लो मुझे कोई बीमारी हो गई, आईसीयू में मुझे जाना पड़ा, तो आईसीयू में मैं अकेला जाऊंगा। चाहे कितने भी मेरे दोस्त हों, फैमिली हो, पड़ोसी हो, सब लोग पीछे छूट जाएंगे, मुझे आईसीयू में अकेला ही जाना पड़ेगा। जिस तरह से अकेला पेड़ खड़ा हुआ सोच रहा है कि जंगल को क्या हो गया, बाकी पेड़ कहाँ पे चले गए, वैसे ही हॉस्पिटल में इंसान ये सोचता है कि मैं इतना अकेला कैसे हो गया। दोस्तों ये लाइंस आइसोलेशन को बयां कर रही हैं। आइसोलेशन वर्ड याद रखना, अपने आंसर में लिखना है इसको। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है भटकना, कंफ्यूज हो जाना, समझ में ना आ पाना कि किस डायरेक्शन में जाएं। तो डिसओरिएंटेशन का यूज़ भी कर सकते हो अपने आंसर में, आइसोलेशन का यूज़ भी कर सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। एक बार और समझा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी हार्ड है ये लाइंस। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से पेरेरी में खड़ा हुआ पेड़ ये सोचता है कि जंगल को क्या हो गया, बाकी पेड़ों को क्या हो गया, बिल्कुल वैसे ही जो इंसान है वो अकेला हो जाता है हॉस्पिटल में, और वो सोचता है कि ये सोचता है कि मेरे साथ में इतने सारे लोग थे, उनको क्या हो गया, कहाँ चले गए वो। एंड वंस आई सॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन हंच्ड ओवर इन अ चेयर। लाइम ग्रीन होता है तीखा हरा रंग, अ ब्राइट ग्रीन कलर। हंस्ड का मतलब होता है कमर का मुड़ा हुआ होना, झुका हुआ होना। देखो इसे कहते हैं हंस्ड। तो पोएट एक इंसान को देखते हैं जिन्होंने हरे रंग के गाउन को पहन रखा है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी कमर मुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस इंसान की बात हो रही है उसकी सर्जरी होने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने हरे रंग के गाउन को पहन रखा है। मैंने आपको बताया ना कि इंसान का पोस्चर ख़राब होता है, कमर मुड़ी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि वीकनेस है उसके अंदर, कमज़ोरी है और कॉन्फिडेंस नहीं है, निराश है, उदास है। आगे लिखा हुआ है अ मैन हु वॉज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स। और वो इंसान डॉक्टर्स के ऊपर चिल्ला नहीं रहा था, गुस्सा नहीं कर रहा था। देखो डॉक्टर ने ये कह दिया था उस इंसान से कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते हो। तो इंसान अब गुस्सा नहीं कर रहा डॉक्टर्स के ऊपर चिल्ला नहीं रहा। और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग, और वो इंसान ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत मजबूत हूँ अंदर से। ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो इंसान के पास में जब सेहत होती है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कोई ख़तरनाक बीमारी लग जाए एक बार, तो कितना ही मजबूत इंसान क्यों ना हो, वो कमज़ोर हो जाता है। और मेकिंग अ मर्मर्ड फ़ोन कॉल टू हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ को भी फ़ोन करके बड़बड़ा नहीं रहा था। दोस्तों ये लाइन हमें बता रही है कि उसका दिल ना भर गया था, उसका दिल बैठ गया था, उसका मन ही नहीं कर रहा था बात करने का। उसको पता लग गया था कि मौत का टाइम आ गया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है चिल्लाने का, मजबूत बन के दिखाने का, अपनी बीवी से बड़बड़ाने का। अब तो टाइम आ गया है दुनिया से वापस जाने का। बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, और वो फूट फूट के रो रहा था। उसे इस बात की शर्म नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अपने इमोशंस को खुल के बाहर आने दे रहा था। सॉबिंग का मतलब होता है फूट फूट के ज़ोर ज़ोर से रोना। देखो रोने को हमेशा एसोसिएट किया जाता है औरत से, कहते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं हैं। लेकिन पोएट आपको ये बता रहे हैं कि मर्द भी उतना ही वल्नरेबल है जितना कि औरत। बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया भी था, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया कमज़ोर। तो पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एक मर्द भी उतना ही कमज़ोर है जितना कि एक औरत।
एक मर्द भी फूट फूट के रो रहा है। Pumping it all out from the bottom of the self, the overflowing bilge of helplessness and rage. बिल्ज कहते हैं जो शिप का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जो बॉटम पार्ट होता है शिप का। रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर, बिल्कुल अंदर जितने भी इमोशंस दबे हुए थे, उन इमोशंस को वो बाहर निकाल रहा था। और वो आदमी बहुत ही हेल्पलेस था, बेबस था, मजबूर, लाचार था, और उसमें गुस्सा भी था। वो अपने अंदर के इमोशंस को खुल के बाहर निकाल रहा था। बिल्ज का मतलब यहाँ पर है अंदर के। मैंने आपको बताया ना कि शिप का जो बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, उसको कहते हैं बिल्ज। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड। और अब उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा बचेगा। उसे पता था कि अब जाने का टाइम आ गया है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। बट इफ़ यू लुक्ड यू कुड सी। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर आप ध्यान से, बारीकी से देखोगे उस इंसान को, तो आपको कुछ दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा? डैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी। ध्यान से देखोगे उस आदमी को तो आप देख पाओगे कि उस आदमी ने अपने ही हाथ को पकड़ रखा है सिंपैथी के लिए। यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है आपको सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब अपने आप को दिलासा देना। जैसे आपने एक फ़िल्म देखी आमिर खान की 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जब आमिर खान मुश्किल की घड़ी में होता है ना, तो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने आप को दिलासा देता है। तो उस आदमी ने भी अपने हाथ को पकड़ रखा है सिंपैथी के लिए, अपने आप को दिलासा दे रहा है, अपने खुद का हाथ पकड़ रखा है उसने। और यहाँ पर ये लाइन हमें ये भी बता रही है कि उसके साथ में कोई नहीं है उसको दिलासा देने के लिए, वो खुद का साथी बना हुआ है, वो खुद को सिंपैथी दे रहा है। लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड एंड ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग। और वो आदमी अपने आप से बातें कर रहा था और अपने ही हर लफ्ज़ को वो सुन रहा था बड़ी ध्यान से, अपने आप से ही बातें कर रहा था वो। यहाँ पर दिखा रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन। अपने अंदर झांक के देख रहा था, खुद से बातें कर रहा था और ख़ुद की बातों को सुन रहा था। पोएम तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा मैं। जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कितनी तकलीफ़ में हैं, कितने हेल्पलेस हैं। तो फिर हमें अपनी तकलीफ़ें बहुत छोटी छोटी लगने लगती हैं। मुझे रोज़ ईमेल्स आते हैं, बच्चे बताते हैं कि मेरे मार्क्स का है, कोई कहता है मेरी जॉब नहीं लग रही, किसी को प्रोफेसर बनना है, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी बातों की वजह से इतना परेशान है सब लोग। डॉक्टर विकास को आपने देखा होगा यूट्यूब पर, IAS की कोचिंग देते हैं। इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, जब भी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा ज़िंदगी में, तो फिर मैं ट्रॉमा सेंटर में चला जाता हूँ या फिर शमशान घाट में चला जाता हूँ। ट्रॉमा सेंटर में जाके या शमशान घाट में जाके जब लोगों के दुख देखता हूँ तो मोटिवेशन आ जाती है। आप लोगों से भी बस इतना ही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान मत हुआ करो, दिल से गॉड को थैंक यू बोला करो। गॉड ने आपको फिट रखा है, गॉड को थैंक यू बोला करो इस बात के लिए। चलो, बहुत सारी बातें हो गई, चलता हूँ, टाटा बाय बाय। और ISC की बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ISC इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।